Hello everyone, I am Akanksha Pandit and today we are going to start some important MCQ questions for exit examination. सबसे पहले आपको एसिड और बेस चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस मैं यहाँ पर कराऊंगी क्योंकि आप सभी को पता है डी फार्मा के बाद आपको डिग्री मिलने से पहले एक एग्जिट एग्जामिनेशन होना इम्पॉर्टेंट है, तो उसी से रिलेटेड मैं आज आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज the concept in which acid or base act as a donor or acceptor of H plus means proton is. ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसमें एसिड एक H प्लस डोनर की तरह काम करता है और बेस एक्सेप्टर की तरह काम करता है? किसके? H प्लस यानी हाइड्रोजन आयन के. ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है? तो इसका करेक्ट आंसर है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट. सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. जैसे कि आप सभी ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, हमें कुछ थ्योरीज, कुछ कॉन्सेप्ट्स वहाँ पर बताए गए थे, जिसमें सबसे पहला एसिड और बेस को डिफाइन करने का कॉन्सेप्ट था आर्हीनियस कॉन्सेप्ट. ये बात आर्हीनियस की थ्योरी के हिसाब से, आर्हीनियस एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने ये थ्योरी दी थी कि एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि एक्वस सोल्यूशन यानी पानी वाले सोल्यूशन में H प्लस देते हैं. ठीक है, ये बात तो इन्होंने वही कही जो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने कही, पर इन्होंने कहा कि बेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो एक्वस सोल्यूशन में OH आयन देते हैं, OH माइनस. ठीक है, तो इनका कॉन्सेप्ट ये था. तो अगर आपका इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आप ये आंसर दे सकते हैं. दूसरा कॉन्सेप्ट था ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट. ब्रॉन्स्टेड और लॉरी दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने मिलकर एक कॉन्सेप्ट दिया, वो यही था जो कि आपका क्वेश्चन है. एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो H प्लस आयन को डोनेट करते हैं और बेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो उसी H प्लस आयन को एक्सेप्ट करते हैं. ठीक है. अब तीसरा कॉन्सेप्ट था लुईस कॉन्सेप्ट. लुईस के हिसाब से एसिड ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, और बेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो उसी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं. ठीक है, तो ये तीन कॉन्सेप्ट है. इसी तरह से आपके यहाँ पे एक MCQ से 3 MCQ तैयार हो जाते हैं. तो अब आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. सेकंड क्वेश्चन इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H3BO3 इज. H3BO3 बच्चों नाम है बोरिक एसिड. अगर आपको यहाँ पे कंपाउंड नेम याद हुआ बहुत अच्छी बात है. इनकेस नहीं भी याद हुआ तो भी आप मॉलिक्यूलर वेट निकाल ही सकते हैं. ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है. ठीक है, क्या करना होता है मॉलिक्यूलर वेट के लिए? सबसे पहले आपको बहुत छोटी सी चीज़ पता होनी चाहिए किसी भी कंपाउंड की, कि उसके अंदर जो एटम मौजूद है, एटम मतलब जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है, बोरोन है, एक ऑक्सीजन है. ठीक है, तो ये तीनों एटम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, और जब आपको एटॉमिक नंबर पता चलेगा ना तो आपको उसका एटॉमिक मास अपने आप पता चल जाएगा. ओके, कैसे? क्योंकि मैक्सिमम केस में एटॉमिक नंबर जितना होता है एटॉमिक मास उसका दुगना होता है, या थोड़ा ज़्यादा, या सेम भी हो जाता है कुछ केसेस में. एक्सेप्शन हर जगह है. बस हाइड्रोजन के केस में आप याद रखेंगे, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1. ठीक है, नंबर भी 1 होता है, मास भी 1 होता है. बोरोन के केस में एटॉमिक मास होता है 11. ठीक है, 10.8 समथिंग होता है, राउंड फिगर में हम उसको 11 कह सकते हैं. ऑक्सीजन के केस में एटॉमिक मास होता है 16. ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने ये क्या लिखे हैं, सारे एटॉमिक मासेस इन सारे एटम्स के. अब मुझे इसका क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर वेट. तो बच्चों मॉलिक्यूलर वेट किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट निकालने का फॉर्मूला होता है, आपको उसके पहले एटम का एटॉमिक मास देना है जो कि ये रहा, मल्टीप्लाई करना है कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है उस कंपाउंड में, उससे. ठीक है, उसके बाद दूसरे जो आपका एटम है उसका एटॉमिक मास आप ऐड करेंगे उसके अंदर. इसके एटम एक ही है क्योंकि उसका कुछ भी यहाँ पे नंबर ऐसा दिया नहीं है. फिर तीसरे का ऐड करेंगे और उस तीसरे को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 3 ऑक्सीजन यहाँ पे है. मैं आपको दिखाती हूँ कैसे. जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना? 1. तो आप 1 लिखेंगे, कितने हैं हाइड्रोजन? 3 है, मल्टीप्लाई बाय 3. इसको ब्रैकेट में बंद कर लीजिए. फिर आप दूसरे का ऐड कीजिए इसमें. बोरोन का एटॉमिक मास है 11. बोरोन एक ही है तो इसीलिए हम उसको और कुछ नहीं करेंगे. तीसरे पे आ जाइए. ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16. मल्टीप्लाई करेंगे 3 से क्योंकि 3 एटम ऑक्सीजन के यहाँ पे आपके फॉर्मूला में आप देख सकते हैं. ठीक है, तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 3 1 जा 3 प्लस 11 प्लस 16 3 जा 48.
ये टोटल कितना हो जाएगा, इसका टोटल आप करेंगे तो ये हो जाएगा 62। तो करेक्ट आंसर इज डी, 62 ग्राम। ठीक है, तो इसी से आप और तरह के क्वेश्चन भी, जहां भी किसी भी क्वेश्चन का मॉलिक्यूलर वेट आपसे पूछा गया किसी भी कंपाउंड का, तो आप इसी तरह से निकाल सकते हैं। बस आपको क्या पता होना चाहिए, उस कंपाउंड का जितने भी एटम उसमें हैं उनका एटॉमिक नंबर कितना है और एटॉमिक मास कितना है। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया है। अभी आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड टर्न्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl को कहते हैं, ये सभी जानते हैं, बहुत कॉमन, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, ये टर्न करता है ब्लू लिटमस पेपर को रेड में, ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाता है जब भी आप उस पर HCl या कोई भी एसिड अगर आप उस पर डालेंगे तो यहाँ से अब मैं आपको फिर से दो तरह के क्वेश्चन यहाँ पे बताने वाली हूँ। एक ये कि एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, ठीक है, और अगर बेस होगा तो वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, आप कैसे याद रख सकते हैं, बी जैसे स्टार्टिंग में यहाँ बी है, बी से बेस होता है तो इसलिए यहाँ पे वो चीज़ बेस नहीं आएगा, यहाँ एसिड लेंगे आप। ऐसे ये ट्रिक है जिससे मैं याद रखती हूँ, तो ये इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं, और बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ आपको क्या दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाम में ही एसिड है, तो एसिड वो है जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा, इसलिए सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। डी और ये जो बी और डी है, ये दोनों ऑप्शंस नहीं हो सकते, क्योंकि कभी भी रेड लिटमस ऑरेंज में कन्वर्ट हो ही नहीं सकता, ना ही ब्लू लिटमस ग्रीन में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, सिर्फ या तो ब्लू टू रेड या रेड टू ब्लू होता है। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। बच्चों, जिस तरह के क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, इसी तरह के क्वेश्चन एग्जिट एग्जामिनेशन में आने के बहुत चांसेस हैं। हमारा जैसे यूट्यूब पे ये चैनल है उदित फार्मेसी नाम से, इसी तरह से हमारा एक उदित फार्मेसी का ऐप भी है जो आप प्ले स्टोर में जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके थ्रू आप और सारे इसी तरीके के क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगर आप उदित 20 करके कोड डालेंगे, उदित 20 करके एक कूपन कोड है, अगर आप ये यूज़ करेंगे तो आपको अभी इस टाइम 20% डिस्काउंट भी मिल सकता है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। आई होप आप ये अपॉर्चुनिटी तुरंत ग्रैब करेंगे। चलिए अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन इज, अनदर नेम फॉर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम क्या होता है? इसको कहते हैं बच्चों, करेक्ट आंसर है इसका डी, स्लेग्ड लाइम। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं स्लेग्ड लाइम। अब यहाँ से मैं फिर से आपके 4 और क्वेश्चन तैयार कराने वाली हूँ। एक तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेग्ड लाइम कहते हैं, ये तो आंसर ही है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं? बच्चों, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। ये मैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख दे रही हूँ, नाम आपको याद रखना है, नाम है इसका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर कहीं पे पूछा गया आपको अनदर नेम फॉर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, आप बोल देंगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। या अगर आपसे पूछा जाए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का दूसरा नाम क्या है, किस कंपाउंड को कहते हैं, तो बोलेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ऐसे ही कास्टिक सोडा की बात करें, कास्टिक सोडा बच्चों कहते हैं NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को। किसे बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहते हैं। सेसोलाइट बच्चों, ये थोड़ा यूनिक सा नाम है, ये आपको याद रखना है थोड़ा। ये बोलते हैं हम बोरिक एसिड, सेसोलाइट कहते हैं बोरैक्स को या बोरिक एसिड को। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको पीछे बोला था, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? H3BO3। ओके, तो बोरिक एसिड को बोलते हैं हम सेसोलाइट। इस तरीके से यहाँ पे आपके 4 क्वेश्चन तैयार हो गए। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम स्लेग्ड लाइम है, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज्ड बाय हेबर्स प्रोसेस? हेबर्स प्रोसेस से आप क्या बना सकते हैं? सिंथेसाइज मतलब क्या बना सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है बी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NH4OH। आप हेबर प्रोसेस से इसको बना सकते हैं। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इनमें से कोई नहीं बनता है, हेबर्स प्रोसेस है। अब मैं आपको पहले हेबर्स प्रोसेस बता तो दूं। हेबर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक प्रोसेस दिया था अमोनिया बनाने का। ठीक है, और अमोनिया से अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है। कैसे होती है रिएक्शन, वो देख लीजिए। पहले क्या होता है, अमोनिया बनाने के लिए हम नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से रिएक्ट कराते हैं।
3 मोल हाइड्रोजन गैस के लेते हैं और इनको आपस में रिएक्ट कराते हैं। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, बट अगर आप इसका टेम्परेचर कंडीशंस वगैरह मेंटेन रखते हैं तो ये रिएक्शन आराम से हो जाती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और इससे बनता है 2NH3 यानी कि 2 मोल अमोनिया के बन जाते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगी बच्चों? आपके एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन ही पाई जाती है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन यूज़ करते हैं, उसके सिलेंडर्स आते हैं। ठीक है, ऐसे हाइड्रोजन भी हम लेंगे, उनको रिएक्ट कराएंगे, बन जाएगी अमोनिया गैस। अब यही अमोनिया जब रिएक्ट करती है वाटर के साथ, वाटर मतलब H2O के साथ, तो बच्चों इससे सिंपल सी रिएक्शन है, इससे बनता है आपका NH4OH। और NH4OH हम किसको कह रहे हैं? NH4OH है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो सिंपल इसका आंसर है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच बफर इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इस तरह के क्वेश्चन में स्टूडेंट्स मैक्सिमम केस में कंफ्यूज होते हैं, तो आपको थोड़ा सा इसको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सा बफर आप बना सकते हैं जब आप वीक एसिड को उसके सॉल्ट के साथ में मिक्स करें, किसके साथ में? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में। आपको 3 चीजें मिक्स करनी है, वीक एसिड, उसका सॉल्ट और स्ट्रॉन्ग बेस। अब एग्जाम्पल देके समझाती हूँ पहले मैं इस क्वेश्चन को। इसका आंसर मैं आपको उससे पहले बता देती हूँ। आंसर है इसका सी, एसिड बफर। एसिड बफर इसका आंसर है। कैसे? क्योंकि आप देख रहे हो ना, वीक एसिड है, उसका सॉल्ट है, तो वीक एसिड से आपको याद रखना है स्टार्टिंग में जो दिया है आपको उसी का वही आंसर होने वाला है इसका। एक तो ये तरीका है, बट ये सही तरीका नहीं है। मैं एक्चुअली आपको बताती हूँ क्या है एग्जाम्पल के तौर पे। देखिए, वीक एसिड है, जैसे कि मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ CH3COOH, यानी कि इसका नाम है एसिएटिक एसिड। आप सभी ने पढ़ा होगा इसको, है ना। एसिएटिक एसिड को अगर मैं इसके सॉल्ट के साथ रिएक्ट कराती हूँ, इसके सॉल्ट का सोल्यूशन लेती हूँ मतलब, यानी CH3COONA यानी कि सोडियम एसिटेट, और इन दोनों को मैं मिक्स कर देती हूँ एक स्ट्रॉन्ग बेस में। स्ट्रॉन्ग बेस के तौर पे मैं यहाँ ले रही हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। सबसे फेमस है बच्चों, ये सबसे फेमस स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH। तो जब मैं एसिएटिक एसिड को सोडियम एसिटेट के साथ मिला के NaOH के सोल्यूशन में मिक्स कर देती हूँ, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस के सोल्यूशन में मिक्स कर देती हूँ, तो उससे कौन सा बफर बनता है? मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे, उनको देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो भाई हो सकता है कि इसमें बेस बफर बने, बट बेसिक बफर नहीं बनता है। यहीं पे मिस्टेक होती है बच्चों से। आंसर इसका एसिडिक बफर होता है। ठीक है, यहाँ पे एसिडिक बफर बनता है। और ऑपोजिट केस में अगर सपोज आपको क्वेश्चन दिया जाए कि आपको लेना है वीक बेस, WB में यूज कर रही हो बच्चों वीक बेस के लिए, और वीक बेस लो और उसका सॉल्ट लो वीक बेस का, और इन दोनों को आपने किस सोल्यूशन में डालना है? स्ट्रॉन्ग एसिड, शॉर्ट में लिख रही हूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड के सोल्यूशन में अगर आप डालोगे तो उससे जो बफर बनता है वो होता है बेसिक बफर। ठीक है, तो अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बोलेंगे ये बेसिक बफर का एग्जाम्पल है। ओके, बोथ A एंड B ऑप्शन हो ही नहीं सकते, क्योंकि बेसिक बफर और एसिड बफर दोनों अलग अलग होते हैं, तो इसीलिए आपका आंसर C यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन विच रेजिस्ट चेंज इन देयर pH आर कॉल्ड एज? ऐसे कौन से इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशंस हैं जो अपनी pH बदलने से रोकते हैं? रेजिस्ट मतलब रोकते हैं, अपनी pH को बदलने नहीं देते। अगर आप उनमें एसिड डालो तो भी, बेस डालो तो भी, वो अपनी pH को बदलने नहीं देते। जैसे आपको पता चल होगा बच्चों, pH स्केल होता है ऐसे करके 0 से 14 तक, राइट, और उसमें बीच में क्या आता है? 7 आता है। 7 क्या होता है बच्चों? न्यूट्रल होता है। इस यहाँ पे कोई pH नहीं होती है, मतलब ना एसिडिक होती है ना बेसिक, एकदम न्यूट्रल होता है। जैसे जैसे 7 से नीचे जाते जाऊंगी 0 की तरफ, एसिड, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड बनता चला जाता है। ठीक है, ये एसिडिक pH होती जाती है। जैसे जैसे 7 से 14 की तरफ जाऊंगी मैं ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे बेस बनता चला जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, सबसे अच्छा एसिड वो होता है जिसकी सबसे कम pH होती है बच्चों, क्योंकि स्केल ऐसे जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है। और सबसे अच्छा बेस कौन सा होता है? जिसकी सबसे ज्यादा pH होती है। तो ये पूरा एक स्केल मैंने आपको बता दिया किस तरीके का होता है। तो अगर एक ऐसा सोल्यूशन, एक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन बनाया जाए जो इस pH को बदलने ही ना दे, चाहे आप उसमें एसिड डालो चाहे आप बेस डालो, पर pH ना बदले, pH मेंटेन रहे उस सोल्यूशन की, उस सोल्यूशन को हम कहते हैं बफर। आंसर है उसका बफर। बफर सब्सटेंसेस होते हैं, ये बफर की बेसिक डेफिनेशन है, पर बच्चों कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, एग्जिट एग्जामिनेशन में भी आने का चांस हो सकता है। ठीक है, बफर ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं।
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू हाइड्रोलाइज फैट्स एंड फॉर्म सोप्स। अब देखिए, सोप देखते के साथ ही आपको थोड़ा सा अंदाजा तो हो जाना चाहिए। सोप हम कहाँ यूज करते हैं? हाथ धोने के लिए, अपनी बॉडी वॉश करने के लिए, नहाते हुए यूज करते हैं, राइट। तो सोप के अंदर क्या आप सोच सकते हो हम कभी एसिड डालेंगे? क्या कभी कोई सोप हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फॉस्फोरिक एसिड से बन सकता है? ये तो बहुत अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो इतना स्ट्रॉन्ग है, आप पानी मिला के भी अगर उसे गलती से थोड़ा टच कर लो कि आपकी उंगली जल जाएगी, ठीक है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, ये तो किसी कीमत पे भी सही आंसर नहीं हो सकता। फॉस्फोरिक एसिड भी तो एसिड ही है, ये भी नहीं यूज कर सकते हम सोप बनाने के लिए। तो क्या बचा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक बेस है। क्या है ये? एक बेस है। और बेसिक सब्सटेंसेस स्किन के लिए हार्मफुल नहीं होते हैं, इसलिए हम सोप बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का, जो कि एक बेस है, उसका इस्तेमाल करते हैं। ये फैट्स को हाइड्रोलाइज कर देता है, उसकी वजह से झाग आते हैं, ठीक है, फोम बनता है वो, जिससे आपको लगता है हमारी स्किन क्लीन हो रही है, ठीक है। वो इसी की वजह से बनता है, ओके, क्योंकि वो फैट्स हाइड्रोलाइज कर रहा है और उससे आपका सोप बन के तैयार हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कलर ऑफ अमोनिया गैस इज। अब अमोनिया गैस किस कलर की होती है? एक्चुअली वो किसी कलर की नहीं होती है, कलरलेस होती है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अमोनिया गैस का कोई रंग नहीं होता, वो निकल जाएगी, आपको दिखेगी भी नहीं, ऐसी गैस होती है। अब आप बोलेंगे मैम क्या कोई गैसेज ऐसी हैं जिनके कलर होते हैं? ऑफ कोर्स होते हैं। कुछ गैस ग्रीन कलर की होती हैं, कुछ ब्लू होती हैं, कुछ येलो होती हैं, रेड भी होती है, अलग अलग कलर्स की गैसेज होती हैं, कुछ होती हैं। मैक्सिमम गैस कलरलेस होती है और अमोनिया भी उन्हीं में से है, वो भी कलरलेस है। बट अमोनिया के अंदर एक खासियत है बच्चों, क्या? उसकी स्मेल। अमोनिया की ना स्मेल थोड़ी अलग होती है। कैसी होती है? पंजेंट। ये वर्ड आपने आई एम श्योर बुक में जरूर पढ़ा होगा, या आपके टीचर ने जब आपको पढ़ाया है तब आपने जरूर सुना होगा। पंजेंट, बड़ी तीखी सी, अजीब सी, नाक में चढ़ने वाली स्मेल। अगर आप अमोनिया का थोड़ा सा भी अगर आपके नाक में वो स्मेल पहुंच जाए ना, इतना सा भी आपने उसको इनहेल कर लिया, तो आपकी नाक में एकदम से अजीब सा हो जाएगा, बड़ा मतलब, और आप छींक सकते हो भयंकर तरह से, अजीब हो जाता है, मतलब एक अलग सी इरिटेशन होती है नोज के अंदर। तो वो उसकी पंजेंट स्मेल की वजह से होती है, ठीक है। बाकी कलर तो इसका कलरलेस है, कोई रंग नहीं होता है। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टेस्ट ऑफ बेस। बेस क्या टेस्ट क्या होता है? आप बेस कोई आप आराम से चख सकते हो, बेस कोई दिक्कत नहीं है। क्या टेस्ट होता है बेस का? बेस होते हैं बच्चों बिटर। बी से बेस, बी से बिटर, कड़वे होते हैं। बिटर मतलब कड़वे होते हैं। आप चख के देख लेना, बेसिक स्पेसेस जो है वो कड़वे होते हैं, ओके। अब एसिड कैसे होते हैं? यहाँ पे एक और ये क्वेश्चन बन जा रहा है, एसिड कैसे टेस्ट होता है? सोर होता है। एसिड होते हैं सोर, यानी खट्टे होते हैं एसिड्स, ठीक है। मैं ये क्यों बता रही हूँ कि आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। दिखने में बहुत सिंपल लगेगा, बट बच्चे हमेशा ऐसे क्वेश्चन में ही कंफ्यूज होते हैं। एसिड सोर होते हैं, यानी खट्टे होते हैं। एग्जाम्पल तौर पे बताऊं, अब ये नहीं आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेके चखने लग जाओ, ऐसे मत कर लेना, वो बहुत ज्यादा डेडली है। सबसे कॉमन एग्जाम्पल है नींबू, लेमन। लेमन का जूस देखा है आप लोगों ने? चखते उसको खट्टा होता है ना, वो एसिड ही तो होता है, ठीक है। वो बहुत माइल्ड एसिड होता है जो आपको हार्म नहीं करता, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा नींबू लेते हो तो वो फिर हार्मफुल हो जाता है। अति तो हर चीज की खराब है, राइट। तो एसिड आप जो होता है आपका, वो सोर टेस्ट का होता है और बेसिस बिटर। बाकी स्वीट और सॉल्टी जैसा कुछ एसिड बेस में से नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे 10 MCQ क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आप इसी तरह के और क्वेश्चंस देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं अपने एग्जिट एग्जामिनेशन के लिए फॉर डी फार्मा फर्स्ट ईयर एज वेल एज डी फार्मा सेकेंड ईयर, तो आप उदित फार्मेसी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। और ये हमारा इंक्वायरी नंबर भी है। आप इस पे सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक किसी भी समय कॉल कर सकते हैं। किसी भी तरह की आपको कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।